परवीन सिंह बांस ने इस सच्चाई को जाना कि लोग दरअसल सोचकर अमीर बन सकते हैं, परंतु उन्होंने इस सत्य को एक ही बैठक में नहीं जान लिया। यह उनकी समझ में धीरे धीरे आया और इसकी शुरुआत हुई महान के साथ पार्टनरशिप करने की प्रबल इच्छा से। दोस्तों, आज हम एक बुक पढ़ने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बांस की इच्छा की खासियत यह थी कि यह निश्चित थी कि वे एडिसन के साथ काम करना चाहते थे। उनके लिए काम नहीं करना चाहते थे। वे किसी तरह अपनी इच्छा को हकीकत में बदलते हैं। इस विवरण को ध्यान से पढ़ें, तभी आप उन सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जिसमें दौलत हासिल होती है। जब यह इच्छा या विकार उनके दिमाग में पहली बार कौंधा तो वे इस स्थिति में नहीं थे कि इस पर अमल कर सके। उनकी राह में दो बाधाएं थीं। पहली यह कि वे एडिसन को नहीं जानते थे और दूसरी यह कि उसके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए रेल के किराए के पैसे नहीं थे। यह बाधाएं ज़्यादातर लोगों का हौसला पस्त कर देती है और वे अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। परंतु इस आदमी की इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं थी, आविष्कारक और फुटपाथिया। वह एक दिन मिस्टर एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंच गया और उसने यह घोषणा की कि वह उस महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया है। बांस और एडिसन के बीच हुई इस मुलाकात के बारे में बोलते हुए वर्षों के बाद एडिसन ने कहा, वह एक साधारण फुटपाथिये की तरह मेरे सामने खड़ा था, परंतु उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव था जिससे यह दिखता था कि वह जो पाना चाहता है उसने उसे हासिल करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है। लोगों के साथ वर्षों के अनुभव से मैंने सीखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को इतनी बुरी तरह पाना चाहता है कि वह उसे पाने के लिए अपना पूरा भविष्य जिंदगी के एक ही पासे पर दांव पर लगा दे तो उस व्यक्ति की जीत तय है। मैंने उसे उसका मनचाहा अवसर इसलिए दिया क्योंकि मैं देख सकता था कि उसने यह तय कर लिया है कि वह अब तक जुटा रहेगा जब तक कि वह सफल ना हो जाए। बाद की घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि मैंने कोई गलती नहीं की है। उस युवक के हुलिये से एडिसन प्रभावित नहीं हुए थे क्योंकि उसका हुलिया बहुत ही खराब था। फर्क उसकी सोच से पड़ा। बांस को पहली ही मुलाकात में एडिसन ने अपना पार्टनर नहीं बनाया, परंतु उन्हें एडिसन के ऑफिस में बहुत कम तनख्वाह पर काम करने का अवसर मिला। महीने गुजरते गए। बांस ने अपने दिमाग में जो निश्चित महान लक्ष्य बनाया था, उस बहुमूल्य लक्ष्य तक पहुंचाने वाली कोई घटना नहीं हुई, परंतु बांस के मस्तिष्क में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। वे अपनी इस इच्छा को लगातार और अधिक प्रबल करते जा रहे थे। एक दिन वे एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनकर दिखाएंगे। मनोवैज्ञानिक सही कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए तैयार होता है तो वह चीज़ आ जाती है। बांस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने तब तक तैयार बने रहने का संकल्प कर लिया था जब तक कि उन्हें अपनी मनचाही चीज़ हासिल ना हो जाए। उन्होंने खुद से यह नहीं कहा, अरे इससे क्या फ़ायदा होगा, बेहतर यह होगा कि मैं अपना लक्ष्य बदल लूँ और सेल्समैन का काम आजमा कर देख लूँ। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं यहाँ एडिसन के साथ बिजनेस शुरू करने के लिए आया हूँ और मैं इस लक्ष्य को हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसमें सारी ज़िंदगी क्यों न लगानी पड़े। वो पूरी तरह गंभीर थे। अगर लोग अपने लक्ष्य को निश्चित कर ले और एकाग्रता व संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाएं, तो लोगों की किस्मत बदल जाती है। शायद युवा बांस को उस समय का यह पता ना हो, परंतु इकलौती इच्छा को प्राप्त करने की उनकी लगन और उनका दृढ़ संकल्प उन्हें सारी बाधाओं के पार ले गए और उन्हें यह अवसर मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। जब अवसर आया तो वह ऐसे रूप में आया
और ऐसी दिशा में आया जिसकी बांस ने उम्मीद भी नहीं की थी। अवसर इंसानों के साथ अक्सर इस तरह की चालबाजी करता है। अवसर पिछले दरवाजे से चुपचाप घुस जाता है और अक्सर यह दुर्भाग्य जरूरी है बोलना। यह दुर्भाग्य अस्थायी पराजय के लिए वेश में आता है। शायद इसलिए बहुत सारे लोग अवसर को पहचान नहीं पाते। एडिसन ने एक नया ऑफिस यंत्र बनाया था जिसे उस वक्त एडिसन डिटेक्टिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। उनके सेल्समैन उस मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि इसे आसानी से बेचा जा सकता है। बांस ने अपना अवसर देखा। यह अवसर चुपके से उनके जीवन में आया था, एक अजीब सी दिखने वाली मशीन में छुपकर, जिसमें बांस और उनके आविष्कारक को छोड़कर किसी तीसरे की कोई रुचि नहीं थी। बांस जानते थे कि वे एडिसन डिटेक्टिंग मशीन बेच सकते हैं। उन्हें एडिसन को यह सुझाव दिया और उन्हें तत्काल अपना मौका मिल गया। उन्होंने मशीन बेची और इतनी सफलतापूर्वक बेची कि एडिसन ने उन्हें इस मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने और मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया। इस बिजनेस सहयोग से बांस ने ढेर सारा पैसा कमाया, परंतु उन्होंने इससे भी बड़ा काम कर दिखाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसान सोचकर अमीर बन सकता है। बांस की मौलिक इच्छा का आर्थिक मूल्य उनके लिए क्या था, यह तो मैं नहीं जानता। शायद इसकी वजह से उन्हें 20 या 30 लाख डॉलर मिले होंगे, परंतु रकम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह जानना है कि सिद्धांतों के सहारे इंसान और अपने विचारों बांस ने महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप की बात दिल से सोची। यह सोचकर वे दौलतमंद बन गए। उनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। उस वक्त तो वे इतना ही नहीं जानते थे कि वे क्या चाहते थे। उसने पर अपनी मनचाही चीज हासिल होने तक डटे रहने का संकल्प था। असफलता का एक आम कारण है कि यह लोग अस्थायी पराजय के बाद मैदान छोड़ देते हैं। हर व्यक्ति कभी न कभी यह गलती जरूर करता है। आर.यू. डार्बी के एक अंकल गोल्ड रश के दौर में स्वर्ण की खोज के अभियान में जुट गए। वे खुदाई करने और अमीर बनने के लिए पश्चिम दिशा में गए। वे नहीं जानते थे कि धरती के नीचे जितना सोना छुपा है, इससे कहीं ज़्यादा सोना इंसानों के विचारों में छुपा है। वे कुदाली फावड़ा लेकर जमीन के एक टुकड़े पर खुदाई करने जुट गए। कई सप्ताह की मेहनत के बाद उन्हें चमकते वर्कों की दिखाई दी, परंतु उस सोने को सतह तक लाने के लिए मशीनों की जरूरत थी। चुपचाप उन्होंने खदान का मुंह ढक दिया। कच्ची धातु की पहली खेप को स्मेल्टर तक पहुंचाया गया। वहां यह पता चला कि उनकी खदान कोलोरेडो की सबसे बढ़िया खदान थी। कच्ची धातु की कुछ खेपों में ही उनके सारे कर्जे उतर जाते। फिर भारी मुनाफे की बारी आती। खुदाई करने वाली मशीनें नीचे जा रही थी। डार्बी और अंकल की आशाएं आसमान छू रही थी। तभी अचानक कुछ हुआ और उसकी झलक गायब हो गई। आखिरकार उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने कबाड़ी को मशीनें कौड़ियों के मोल बेच दी और ट्रेन पकड़कर वापस लौट आए। कबाड़ी ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलवाकर खदान का इंस्पेक्शन करवाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि यह प्रोजेक्ट इसलिए असफल हुआ क्योंकि इसके मालिक यह नहीं जानते थे कि इस बीच में
थोड़ा देर रुक जाते हैं गाइस। तो इसमें क्या क्या है प्रमाण आसान है और आसानी से दिया जा सकता है। यह आत्म सुझाव के सिद्धांत में लिपटा हुआ है। आइए हम अपने ध्यान को आत्म सुझाव के विषय पर केंद्रित करते हैं। थॉमस एडिसन ने एक ऐसे सपना देखा जो बिजली से जले और उन्हें अपने सपने को भौतिक स्वरूप देने का काम शुरू किया। वे 10,000 बार असफल हुए, परंतु वे अपने सपने को साकार करने में जुटे रहे जब तक कि वह सपना सच नहीं हो पाया। प्रैक्टिकल मैदान, स्वप्नदर्शी मैदान छोड़कर जब तक कि वह सपना सच नहीं हो गया। प्रैक्टिकल वेलर ने सिगार स्टोर्स की चेन का सपना देखा, उसे साकार करने में जुट गए। आज यूनाइटेड सिगार स्टोर के पास अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ नुक्कड़ हैं। मार्कोनी ने एक ऐसा सिस्टम का सपना देखा जो वायु की आमजनी शक्तियों का दोहन करे। दुनिया के हर रेडियो और टेलीविज़न सेट में हमें इस बात का प्रमाण मिल जाता है कि उनका सपना व्यर्थ नहीं था। को यह जानकारी रोचक लगने लगेगी जब मार्कोनी ने लोगों को बताया कि उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत खोजा है। चाहोगे? जिसके द्वारा वे बिना किसी तार की मदद के हवा में संदेश भेज सकते हैं। तो मार्कोनी के दोस्त ने उन्हें हिरासत में लेकर अस्पताल में उनका चेकअप करवाया। आज के स्वप्नदर्शी बेहतर स्थिति में दुनिया में आज एक ऐसे प्राचीन अवसर बड़े पड़े हैं जो अतीत के स्वप्नदर्शियों को नसीब हुए थे। अभाव, उदासीनता या आलस्य से सपने पैदा नहीं। याद रखें, जो लोग जीवन में सफल हुए हैं उन्हें बुरी शुरुआत का अनुभव हुआ और सफलता की मंजिल पर पहुंचने से पहले उनकी राह से बहुत सी बाधाएं आई है। सफल लोगों की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आमतौर पर किस संकट के समय आता है, जिस समय उन्हें अपने दूसरे व्यक्तित्व का पता चलता है। जॉन बनियन ने अंग्रेजी साहित्य की अमर पुस्तक द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस तब लिखी जब वे अपने धार्मिक विचारों की वजह से जेल में कैद थे। ओ हेनरी ने अपने मस्तिष्क में सोई हुई अपनी प्रतिभा को तब जाना जब उनका दुर्भाग्य का पहाड़ टूटा और उन्हें ओहियो में कैद खाने में डाल दिया गया। दुर्भाग्य के कारण उन्हें अपने दूसरे व्यक्तित्व से परिचित होने में विवश होना पड़ा और अपनी कल्पनाशीलता के प्रयोग द्वारा उन्होंने पाया कि दुखी, अपराधी और सम्मानित व्यक्ति के बजाय महान लेखक बन सकते। बोल सकते हो। चार्ल्स डिकेंस शुरू में बोतलों पर लेबल चिपकाने को करते थे। पहले प्रेम की सफलता में उनकी आत्मा की गहराइयों को भेद दिया। उन्होंने विश्व के महानतम लेखकों की श्रेणी में जिन्होंने पाठकों के जीवन को बेहतर और समृद्ध बनाया। हेलन केलर जन्म में कुछ ही समय बाद गहरी गूंगी और अंधी हो गई। अपमानतम दुर्भाग्य के बावजूद उन्होंने इतिहास के महानतम लोगों में अपना नाम दर्ज करा। उनका पूरा जीवन इस बात में गवाह कि कोई व्यक्ति तब तक नहीं आता जब तक कि वह अपनी हार को सच के रूप में स्वीकार नहीं करता। रॉबर्ट बर्न्स एक अशिक्षित देहाती युवक थे। वे गरीबी का जीवन जीने के लिए अभिशप्त थे। इसी कारण वे शराबी बने, परंतु उनके कारण आज दुनिया पहले से बेहतर है, क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को कविता में बदल दिया है और कांटे उखाड़कर उनकी जगह पर एक गुलाब रख दिया। बीथोवन बहरे थे, मिल्टन अंधे थे, परंतु उनके नाम अमर हैं क्योंकि उन्होंने सपने देखे और उन सपनों को क्रमबद्ध विचारों में बदला। किसी चीज़ की चाह रखने और उसके लिए तैयार रहने में फ़र्क होता है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक कि उससे वह हासिल करने का विश्वास ना हो।
याद रखें, जीवन में अपने लक्ष्य को ऊंचा रखने के लिए, अमीरी और समृद्धि का लक्ष्य बनाने के लिए आपको गरीबी और दुख के लक्ष्य बनाने की तुलना में ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। एक महान कवि ने इस शाश्वत सत्य को इन पंक्तियों में बखूबी समझाया है। मैंने ज़िंदगी से चवन्नी का सौदा किया और ज़िंदगी ने मुझे इससे ज़्यादा नहीं दिया। हालांकि जब शाम को मैंने अपनी मजदूरी गिनी तो मैंने और ज़्यादा पैसे मांगे। ज़िंदगी एक न्यायप्रिय मालिक है, यह आपको उतना ही देता है जितना आप मांगते हैं, परंतु एक बार आप अपनी मजबूरी तय कर लेते हैं तो फिर आपको उतने पर ही काम करना पड़ता है। मैं एक मजदूर की तनख्वाह पर काम करता रहा। मैंने यही सीखा और सोचकर निराश हुआ कि मैं ज़िंदगी से जो भी तनख्वाह मांगता, ज़िंदगी मुझे खुशी खुशी दे देती। वह इच्छा प्रकृति को हरा सकती। इस अध्याय के अंत में मैं एक असाधारण व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहूँगा। मैंने उसके पैदा होने के कुछ मिनटों के बाद उसे पहली बार देखा। जब वह इस संसार में आया तो उसके कान नहीं थे, और जब डॉक्टरों ने जोर देकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह बच्चा जीवन भर बहरा और गूंगा रहेगा। मैंने डॉक्टर की राय को चुनौती दी। मुझे ऐसा करने का अधिकार था। मैं बच्चे का पिता था। मैं भी एक निर्णय कर पहुंचा और मैंने भी अपनी राय दी, परंतु अपनी राय को अपने दिमाग में ही सोचा, इसे अपने दिल तक ही रखा। अपने दिल में मैं जानता था कि मेरा पुत्र सुनेगा भी और बोलेगा भी। किस तरह मुझे विश्वास था कि मुझे विश्वास था कि कोई न कोई तरीका तो होगा, और मैं जानता था कि वह तरीका मैं ढूंढ लूँगा। मैंने अमर इमर्सन के इन शब्दों को याद किया, सारी की सारी दुनिया हमें आस्था सिखाती है, हमें सिर्फ आज्ञा भर माननी है। हम में से हर एक के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध है, और केवल सुनने भर से ही हम सही शब्द सुन सकेंगे। सही शब्द, प्रबल इच्छा। यह इच्छा उस समय मेरे मन में किसी भी अन्य भावना से अधिक प्रबल थी कि मेरा पुत्र बहरा और गूंगा नहीं होना चाहिए। उस इच्छा से मैं जरा भी पीछे नहीं हटा, एक सेकंड के लिए भी नहीं। मैं इस बारे में क्या कर सकता था? किसी तरह मैंने एक रास्ता खोज लिया जिससे मैं अपने बच्चे के मस्तिष्क में वही प्रबल इच्छा भर दूं जो मेरे मस्तिष्क में थी। इस बात की प्रबल इच्छा की बिना कानों के भी सुनने के तरीके खोजने जुटा रहे हैं, जैसे कि बच्चा इतना बड़ा हुआ है कि वह मेरे साथ सहयोग कर सके। मैं पूरी तरह सुनने की प्रबल इच्छा को उसके दिमाग में भरने की अनुमति नहीं दी। आखिरकार उसने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। एक दोपहर जब वह घर में अकेला था, यानी नौकरों के सिवा वहाँ कोई नहीं था, तो वह किचन की खिड़की से बाहर निकला, जमीन पर कूदा और बाहर की तरफ चल पड़ा। उसने पड़ोस के जूते बनाने वाले से 6 सेंट की पूंजी उधार ली। अखबार खरीदने में इस पूंजी का निवेश किया, अखबार बेचे, फिर से निवेश किया, और देर शाम तक इसी तरह बार बार निवेश उधार वापस करने के बाद उसका मुनाफा गिना 42 सेंट। हम लोग घर लौटे तो हमने देखा कि वो अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था और 42 सेंट उसकी मुट्ठी में जगड़े पकड़े हुए थे। उसकी माँ ने उसकी मुट्ठी खोली, सीके निकाले और रो पड़ी। यह भी होना था अपने पुत्र की पहले से पता, रोना उचित नहीं थी। मेरी पत्रिका भी लोग मैंने खुल कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि अपने प्रयास करके मैं सफल हुआ था। उसकी माँ ने उसके पहले व्यावसायिक अभियान में यह देखा कि एक बहरा सा बच्चा सड़कों पर जाकर पैसे कमाने के लिए अपनी जान की जोखिम में डालता रहता है। मैंने उसे बहादुर छोटा बहरा बच्चा जो सुनने लगा। छोटा बहरा बच्चा स्कूल पास कर गया और बिना अपने टीचर के लेक्चर सुनने कॉलेज भी पास कर गया।